साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। साथियों, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है, भारत कैसे होगा कर्ज मुक्त और हमारा देश कैसे बनेगा सोने की चिड़िया। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट्स कर दें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप मुझे, तो इसे शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाता हूं वो आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देखते रहें। और यह वीडियो बनाने का और आपको लाइव आकर के बोलने का मेरा यह कतई मकसद नहीं कि आपको गुमराह करना या आपको कहीं किसी एजेंडे में फंसाना या आपको दिग्भ्रमित करना। ऐसा मेरा कोई आकलन नहीं है, न मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है। मैं सिर्फ ये जनहित जन जागरूकता के तहत आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अपने जीवन में जरूर आजमाइश करते होंगे। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूं और ये जो सारी बातें मैं करता हूं ये बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, फिर उस तरीके से सर्च भी करते हैं, यूट्यूब के वीडियो भी देखते हैं। तो इस तरीके से उसमें से निकाल निकाल करके आप लोगों के सामने रखते रहता हूं, ताकि आप लोग जो मैं निचोड़ निकाल करके रखता हूं, कोशिश हमारी ये रहती है कि कम समय में और अच्छे से अच्छा सरल शब्दों में आप लोगों के सामने इसको हम पेश कर सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि 2012-13 में हमारे देश के एक योगी जी, योगी तो क्या कहें उनको, लेकिन चलिए लोग कहते हैं योग गुरु, इसलिए योगी जी कह बैठा। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में अकेले बाबा रामदेव नहीं थे। और बाबा रामदेव बाबा रामदेव ना होकर के लाला रामदेव बन गए। उनके साथ में अन्ना हजारे भी थे, या यूं कहें अन्ना हजारे जी के साथ में बाबा रामदेव थे। ये सभी जो मुद्दा लेके चले थे उसमें दो मुद्दे थे अहम। पहला मुद्दा था जन लोकपाल बिल और दूसरा मुद्दा था काला धन वापस लाएंगे। और इसी मुद्दे को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बाखूबी कैश किया और बदले में प्रधानमंत्री भी बने। देश को बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद बनी कि शायद हमारे देश का पैसा हमारे देश में आएगा और हम यह लड़ाई जीतेंगे। न बाबा रामदेव कुछ बोल रहे हैं, न अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहां हैं इस समय? गुमनाम जिंदगी में हैं या गुमशुदा हैं या शांति प्रिय तरीके से भजन में लग गए हैं, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार आ गई है और हिंदू खतरे में है तो अपनी जान बचा के बैठे हैं। यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इन सबसे पहले हमारे देश में भाई राजीव दीक्षित जी थे, जिन्होंने इस काला धन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया था और बहुत सारे तरीके भी बताए थे। और विडंबना देखिए, उन्होंने ही स्वदेशी जो है स्वाधीन भारत का वो देखा था और उसी के ऊपर काम किया। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था, जिसकी वजह से उनके साथ जो हुआ आप सबको पता ही। बात करते हैं, अगर देश सोने की चिड़िया बनेगा और सब कर्ज मुक्त होगा, तो यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात इतिहास और आप लोग अगर प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, तो जरूर एक दिन ऐसा बनेगा। क्योंकि
हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री चाणक्य जी को माना जाता है। चाणक्य जी ने कहा था कि जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी। आज उसका जीवंत प्रमाण आप देख सकते हैं। हमारे देश में लगभग 50% आसपास टैक्स जाता है, और उस टैक्स का देन है जो आज हमारे देश में गरीबी बढ़ते जा रही है। सरकारें कोई ध्यान नहीं देती। एक सरकार आएगी 10% लेगी, दूसरी सरकार आएगी तो 10.5 11 कर देगी। इसी तरीके से बढ़ते 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 आज हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया गया है, चाहे घर की रोटी है और चाहे तन के कपड़े, सब पर टैक्स लगा दिया गया। यानी हमारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सब पर टैक्स लगा हुआ है, और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ते जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अब विडंबना यह है कि 80 करोड़ लोग अगर हमारे देश में मोदी जी के द्वारा राशन लेकर के खा रहे हैं तो क्या हमारे देश की विकास संभव है? कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी गणितज्ञ, कोई भी राजनीतिज्ञ अगर आप आकलन करोगे तो जिस देश में आधे से ज्यादा की जनसंख्या गरीब और बेरोजगार हो, वह देश कभी जीवन में आगे पनप नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। और उसी की देन है कि आज रुपया जो है 14 पैसे पे आकर के रुका हुआ। हमारा मानना है कि अगर भारत से टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, बहुत सारी कंट्रियों को आप देख सकते हैं कि वहां पे टैक्स नहीं है और साम्राज्य इतना बढ़िया चल रहा है उनका कि हमें मिसाल लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चोरों को धन नहीं मिलेगा। बातें सब करते हैं, काम कोई नहीं करते। अब आपको आते हैं काले धन पे। काला धन असल में होता क्या है? सबसे पहले हमें काला धन क्या है यह समझना पड़ेगा, और स्विस बैंक क्या है, ये दो चीजें हमें समझनी होगी। काला धन दो तरह से होते हैं। एक होता है जो छोटे मोटे व्यापारी कर लेते हैं, जैसे आप लगभग अपने जीवन मर्रा की, रोजमर्रा की जो खरीदारी करने जाते हैं, दुकानदार आपको बिल नहीं देता है, ये तो उनका रूटीन में हो जाता है। आपने कैश दिया, उनसे सामान ले लिया, चलते बने, कोई वो नहीं। लेकिन दुकानदार ने क्या किया कि जो टैक्स का पैसे थे वो उसके बचत में आ गए। एक तो उस तरह के काला धन है जो छोटा मोटा है, वो देश का देश में ही खप जाता है। दूसरा काला धन है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। मान लीजिए किसी उद्योगपति ने 5,000 करोड़ रुपए उसने कमाया साल में, तो वो 2,500 करोड़ टैक्स देगा सरकार को, और उस 2,500 के बदले में उसे एक, अगर वो बीमार हो जाए तो एक पैरासिटामॉल सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कभी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएगा ही नहीं। और अगर वो सरकार से नीड भी रखे, इच्छा भी रखे, तो सरकार उसे जबरदस्ती कहेगी कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सेटिंग कर जाते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन हैं, ये क्या करते हैं, सेटिंग कर जाते हैं, और सेटिंग करके ये सारा का सारा पैसा हमारे देश का स्विस बैंक में चला जाता है। और स्विस बैंक भी एक कोई बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक हैं सभी स्विस बैंक हैं। आप अगर ये समझ रहे हैं कि स्विस बैंक कोई एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक वो है, तो ऐसा नहीं है। स्विस बैंक जो है वहां पे लगभग लगभग इस समय आज के हिसाब से लगभग 350 बैंक है जो स्विस में है, उन्हीं को स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंक की स्थापना हुई 1713 में। 1713 से स्विस बैंक काम कर रहा है, लेकिन तब इनके पास और बैंकों के जैसे ही सिस्टम था और ये भी चलता था। लेकिन 1934 में जब बैंक का सेंट्रलाइजेशन हुआ तो उनका भी केंद्रीय बैंक बना। जैसे हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहां भी बना।
हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी पुलिस वाला एक एप्लीकेशन लगा दे कि राजू मिश्रा का कौन कौन से बैंक में खाता है, इनके ये क्रिमिनल केस है, ये है, वो है, इनकी सारी जानकारी दो, तो आरबीआई 1 मिनट से पहले पूरा डाटा दे देगा। लेकिन स्विस बैंक में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास जब 1934 में बना तो उसके तहत उनके एक धारा 47 में ये प्रावधान दिया कि आप किसी भी कस्टमर का गोपनीयता को कहीं शेयर नहीं कर सकते, और इसी का फायदा स्विस बैंक ने उठाना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्विस बैंक से भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2017 में एक संधि की थी, जिसमें काला धन लाने की बात हुई थी, लिस्ट मांगी थी, सॉरी, धन लाने की बात नहीं हुई थी, लिस्ट मांगी थी कि कितने भारतीयों के पैसे स्विस बैंक में जमा। कुछ उसमें शर्तें थी, जिस शर्तों के अनुसार स्विस बैंक ने कुछ डाटा प्रोवाइड भी सरकार को कराया था। लेकिन चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई लगभग सारे नेतागण मिल करके मांडवली आपस में मिली भगत करके उस डेटा को छुपा लिया, सार्वजनिक आज तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? जब स्विस बैंक ने, स्विट्जर सरकार ने आपको डेटा दे दिया, तो उस डेटा को आम जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे? ऐसी क्या मजबूरी है कि उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं होगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं कि इस स्विट्जरलैंड के स्विस फ्रैंक, वहां की मुद्रा है, जितने जमा हैं वो भारत में लाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। इसमें सबसे पहला प्रयास भाई राजीव दीक्षित ने किया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी लगाया था, और वो मुकदमा लगभग 6 महीने जांच इंक्वायरी के बाद बड़ी बड़ी एजेंसियों से सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा था, जैसे टैक्स जुडिशियल से मांगा था, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से मांगा था। उनसे डेटा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था, और 1996 के आसपास, 95-96 में, आपको ध्यान होगा, एक यूरिया घोटाला हुआ था हमारे देश में। उस यूरिया घोटाला में 130 करोड़ रुपए घोटाले के पैसे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्विस बैंक से पैसे मंगाए थे, और आपको जान के हैरानी होगी कि पीवी नरसिम्हा राव के बेटे के अकाउंट में वो पैसे उसके नाम से स्विस बैंक में जमा थे, जो कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री हमारे देश में रह चुके थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस धन को वापस मंगवाया, और पीवी नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भी भेज दिया। तो उसके उपरांत भी ये काम क्यों नहीं हुआ? अगर मोदी जी, इनके पास ये डेटा था, वो डेटा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, अपीयर होते, तो वो सारा का सारा पैसा हमारे देश में आज होता। लेकिन विडंबना ये कि चाहे विपक्ष के दबाव में, चाहे चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे जो आप समझें, इस बेस पे इस चीज को निहायत निजी डेटा समझ करके रख लिया गया, जिससे आम जनता को क्या फायदा हुआ, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और आपको समझ आया हो तो जरूर बताएं, क्योंकि जिस काले धन को लेकर के 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने की बात को मुद्दा बना करके सरकार आई, वही सरकार हमारे साथ गद्दारी कर दी। और एक बार का तो छोड़िए जनाब, अभी हैट्रिक लगाया है। जनता ने कितना बड़ा भरोसा जताया कि शायद हमारे देश का कुछ हो जाए, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? भूखमरी, कंगाली, कोरोना की बीमारी। इस तरीके से हमारे आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा चुका है,
ताकि हमारा दिमाग उस तरफ जाए ही ना। जून 2022 में स्विस बैंक के अनुसार भारतीयों का जो वहां पे जमा हुआ राशि थी वो थी 29,753 करोड़ स्विस फ्रैंक। अब 29,753 में अगर 95 का आज आप गुणा कर लेंगे तो आप सोचिए कितना पैसा हो गया। और हमारे देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो कितना है? लगभग 205 करोड़ लाख करोड़। यानी अगर हम इसका 10% पैसे ले आते हैं तो पूरे देश का कर्जा मुक्त हो जाता है। जो विदेशी कर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है वो खत्म। लेकिन विडंबना देखिए कि जून 2024 में वही डेटा जो 29,753 था वही आके खड़ा हो गया 9,753। यानी 20,20,000 करोड़ या तो गायब हो गया या हिडेन हो गया या लोगों ने निकाल करके 2000 के नोटों में तब्दील करके रख लिया। आखिर सरकार ने इतना बड़ा ढील क्यों दिया? दूसरा सवाल, या सरकार से छुपाने के लिए इन्होंने मिली भगत करके इस डेटा को हिडेन करवाया। अगर देश में रुपए आए होते तो संभवतः देश में किसी न किसी क्षेत्र में तो तरक्की जरूर हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता। नजर आता है तो क्या आता है? कोदंड राम की मंदिर। नजर आता है तो क्या आता है? तिरुपति बालाजी में गाय और सुअर के चर्बी युक्त लड्डू का प्रसाद। नजर आता है तो क्या आता है? 457 498 धारा का हटाना, जिससे देश को व्यभिचार युक्त किया गया, मुक्त की जगह युक्त कर दिया कि जम के करो व्यभिचार, कोई बात नहीं। यानी ईसाईकरण की तरफ ढकेल दिया गया और हम ढोल पीटते रह गए, हिंदू 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 हिंदू। कैसा हिंदू? कौन सा हिंदू? कहां का हिंदू? न हमें पता, न सरकार को पता, और न ही इसका कोई डेफिनेशन दिया। बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। स्विस बैंक में जो भी पैसे जमा होते हैं वो एक नंबरिंग अकाउंट होता है, जो ये ब्लैक मनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये बैंक में नंबरिंग अकाउंट के नाम से खाता होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दर्ज होता है। एक कोड दिया जाता है, नंबरिंग कोड दिया जाता है, और वो कोड आगे से आगे जनरेट होते रहता है। यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास है तो मैंने क्या किया, अपने बच्चे को बता दिया कि ये मेरा स्विस बैंक का अकाउंट का कोड है। और उनकी बहुत सारी शर्तें हैं जिस वजह से पैसे बहुत सिक्योर होते हैं। और दूसरी बात यह कि स्विस बैंक में पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं, जैसे हमारे भारत में। क्योंकि स्विस बैंक जो है लोन देने में विश्वास नहीं करती, देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती, लेकिन बहुत कम मात्रा में देती है। उसका कारण है क्योंकि उसको उतना ही इनकम जिसके पैसे जमा होते हैं वो उल्टा बैंक को ब्याज देता है। स्विस बैंक आपकी रकम पे ब्याज नहीं देता। सेकंड, वह बैंक आपको कोई चेकबुक भी इशू नहीं करती। आपने एक ट्रैवलिंग चेक का नाम जरूर सुना होगा। ट्रैवलर चेक जो होता है वो पैसे विड्रॉ करने के लिए होता है, वो बैंक बना के देती है। मान लो आपको कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो ट्रैवलर चेक से आप कैसे अपना ले सकते हैं। और स्विस फ्रैंक वहां की जो मुद्रा है वो डॉलर से मजबूत मुद्रा है। आज
स्विस बैंक के जो फ्रैंक है वो लगभग 95 रुपीज का। यानी जो आज आप पैसे अगर 1,000 जमा किए 4 साल पहले, उस टाइम पे 85 रुपए के आसपास फ्रैंक मुद्रा थी, तो आज 95 की हो गई, यानी 10% आपका ग्रोथ हो गया। क्योंकि दिन प्रतिदिन स्विस बैंक का फ्रैंक जो है वो बढ़ता है, घट नहीं रहा आज तक। तीसरा, स्विस जो है वो वार से दूर रहती है, यानी लड़ाई झगड़े से दूर रहती है। स्विस बैंक कहीं किसी, आप देखेंगे कोई बहुत लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उसकी मुद्रा इतनी तेज रहती है। अब आपको बताते हैं, उदाहरण देते हैं, कुछ देशों ने निकाला भी स्विस बैंक से काले धन, बेनामी संपत्ति निकाला भी। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और बराक ओबामा ने स्विस बैंक से अमेरिका का काला धन वापस ले लिया, और उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि अब अमेरिका के लोग स्विस बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए वे 10 बार सोचते हैं। तो क्या हमारे देश में बराक ओबामा की कमी है? मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब बराक ओबामा से मिलते हैं, तो बराक ओबामा उनको ऑफर देता है कि आपको आपके देश का पैसे स्विस बैंक से निकलवाना है क्या, मैं आपकी मदद करता हूं, आप वो पैसा निकलवा लीजिए। लेकिन क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक पुतला मात्र थे, क्योंकि उनका रिमोट किसी और के हाथ में था, न उन्होंने यस किया न उन्होंने नो किया, और घूम के इंडिया वापस आ गए। और हम आप विडंबना कर रहे हैं कि हम आजाद हैं। हम लोग हर दिन गुलामी की जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं। हमें जागना होगा, समझना होगा। हमें हमारी लड़ाई स्वयं को लड़नी पड़ेगी, किसी नेता के चक्कर में नहीं आना है। नेता जितने भी हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं चाहे जहां के हैं, सब चोर हैं। विकिलीक्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभी एक रिपोर्ट विकिलीक्स ने जारी किया जिसको आज तक भारत सरकार ने झुटलाया नहीं, न उसका खंडन किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी स्विस बैंक में अकाउंट है, लिस्ट मेरे पास है। अमित शाह का भी है। यानी 24 मंत्रियों का जो केंद्र में बैठे हुए हैं बीजेपी के, जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, उनकी लिस्ट में नाम है। और हम अब विडंबना करके बैठे हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं, हमारा देश तरक्की करेगा। विडंबना यही है कि हमने दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी। अब अगर आप लोग सहयोग करें तो यह पैसा स्विस बैंक का लाना बहुत ही आसान काम है, और आप ही उसके जिम्मेदार बनेंगे, आप ही मांगेंगे। इसके 4 तरीके। पहला तरीका है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चलें। जो भाई राजीव दीक्षित ने केस लगवाया था, पिटीशन, उसको दोबारा ओपन करवाया जाए और केस लड़ा जाए कि भाई अगर यूरिया घोटाले का पैसे भारत में वापस आ सकता है और भारत की संपत्ति है, तो बोफोर्स घोटाले का भी होना चाहिए। अगर यूरिया घोटाले का पैसे स्विस बैंक से आ सकता है हमारे देश में भारत की संपत्ति के रूप में, तो राफेल घोटाले का भी पैसा आना चाहिए। यानी कितना सुबह से शाम तक हम अगर घोटाला गिनाते शुरू करें, तो घोटाले इस देश में 1947 के बाद सैकड़ों की तादाद में आपको घोटाले मिलेंगे, जिसका रिजल्ट है कि हमारे देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरीके का सिस्टम हर दिन बढ़ते जा रहा है, या यूं कहे जनसंख्या बढ़ते जा रही है। पढ़ोगे पेपर लीक हो जाएगा, किसी ज्यादा पैसे कमा लिए किसी तरीके से, टैक्स में चला जाएगा। खेती कर लिए, ज्यादा उत्पाद कर लिए, रेट नहीं मिलेगा। आप कैसे ग्रोथ कर
कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो कालनेमी हैं, हमारे आपके द्वारा चुने गए नेता, इनका एक ही एजेंडा होता है, हमें आपको पोलाइट करके किस तरीके से हम इनके चाटुकारिता करते रहें। ज्यादा बोलेंगे आप तो पुलिस का डर है, उससे भी नहीं कंट्रोल आते हैं, आपको पद का लालच दे देंगे, नोट का लालच दे देंगे, आखिर कहीं तो आप टिकोगे। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए और संसद में एक बिल पास हो कि स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में जमा हुआ जितना भी रुपया है वो राष्ट्र की संपत्ति है, बस। और बैंकिंग अधिनियम के तहत किसी भी राष्ट्र का पैसा दूसरे राष्ट्र में जमा हो ही नहीं सकता, आपके देश में ही जमा होगा। तीसरा रास्ता है पब्लिक सर्वे, घर घर सर्वे करवा लिया जाए, कौन कौन इस चीज से इत्तेफाक रखता है, कौन कौन से लोग इस चीज को भारत में वापस आना चाहिए सहमति जताते हैं, उनका एक सर्वे कर लिया जाए। और चौथा फिर आखिरी चीज, हथियार, लड़ाई, क्योंकि स्विस की सेना बहुत बड़ी सेना नहीं है, स्विस छोटा सा तो देश है, उससे भी ले सकते हैं। पांचवा रास्ता है इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा करके लिया जा सकता है। संसद में कोई सांसद इस मुद्दे को उठाएगा नहीं। जो अरविंद केजरीवाल जैसे उस पनीरी से अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पत्त हुए पनीरी से जो ये फसल खड़ी हुई आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी काला धन के ऊपर बहुत झंडे लगाए थे, बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन 2017 के बाद संजय सिंह सांसद महोदय ने एक बार थोड़ा सा जिक्र जरूर किया था संसद में काला धन को लेकर के, लेकिन बाद में वो चुप हो गए। और चुप होने के बाद उन्होंने अपना इस शराब का कांड किया। उसके बाद आप देख रहे हैं आज 2024 से 7 साल का समय बीत गया और उनके मुंह से दोबारा इस चीज का संसद में मिला ही नहीं कोई वक्तव्य। तो आप कैसे यकीन करेंगे कि आपका धन आपके पास आएगा? न ये मोदी सरकार लाएगी, न ये कांग्रेस सरकार लाएगी, न ये केजरीवाल लाएंगे, न ये अखिलेश लाएंगे। कोई भी सरकार, जितने नेता हैं अब तक सत्ता में रहे, चाहे एक बार रहे, चाहे बार बार रहे, चाहे आने वाले सत्ता में उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं चुनाव के जरिए, क्योंकि आजकल चुनाव जो है समझौता है, चुनाव इलेक्शन नहीं, समझौता है। इसका प्रमाण आपने हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मुंबई, झारखंड, ये दोनों इलेक्शनों से आपके सामने देख लिया। सिर्फ आपको समझना और जागने की जरूरत है। हम आपको अगर इस बात को बता रहे हैं तो हमारा इसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम आपसे पैसे इकट्ठा करने के लिए बता रहे हैं। हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। और कैसे लड़ेंगे, अब ये तरीका सुनिए। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, कहीं भी, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गली मोहल्ला, कहीं भी जहां भी रहते हैं, आप देश के लिए 5 रुपए निकाल दीजिए, सिर्फ 5 रुपए। उस 5 रुपए में आपको 10 पोस्ट कार्ड लेने, 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता है। उस पोस्ट कार्ड पे आप सब यही मांग रख दें। और किससे मांग रखनी है? सबसे पहले आप जो लिखे वो अपने सांसद को लिखे कि सांसद महोदय, 1947 से लेकर के आज तक हमारे देश में जितने भी घोटाले के पैसे हुए और जितना भी पैसा स्विस बैंक में जमा, वह राष्ट्र की संपत्ति घोषित करने के लिए संसद भवन में आप आवाज उठाएं। बस 50 पैसे के पोस्ट कार्ड का खेल आप देखिएगा।
दूसरा पोस्ट कार्ड आपको लिखना है आपके एमएलए को, चाहे वो मंत्री बन गया चाहे जीता हुआ एमएलए, पक्ष का है विपक्ष का है इस बात पे मत जाइए, सिर्फ आप लिखिए एक ही लेटर जो है बनाइए, सिर्फ उस पर एड्रेस चेंज करते जाइए। संसद को लिख दिया सांसद को, दूसरा लिखिए आप एमएलए को, तीसरा लिख करके डाल दीजिए आप अपने एरिया के डीएम को, चौथा पोस्ट कार्ड आप डालिए कमिश्नर को, पांचवा डालिए आप अपने एरिया के मुख्यमंत्री को, छठा डालिए मोदी को, सातवां डालिए राष्ट्रपति को, आठवां डालिए आप अपने राज्य के राज्यपाल को, गवर्नर को, और नौवां डालिए आप उपराष्ट्रपति को, और 10वां आप डालिए वित्त मंत्री को। ये 10 पोस्ट कार्ड आपको डालने, सिर्फ 5 रुपए का। क्या आप जिस देश में जन्म लिए, जिस देश का इतना कुछ खा पी लिया आपने, क्या उस देश के लिए आपके पास 5 रुपए नहीं है? अगर आप 5 रुपए नहीं खर्च कर सकते मेरे दोस्तों, तो आपको धिक्कार इस देश में जन्म लेना। और यकीन मानिए, जिस दिन आप लोग ये लिख करके डालना शुरू करेंगे मेरे भाइयों, 10,000 पोस्ट कार्ड जैसे ही डीएम के ऑफिस में पहुंचेगा ना, डीएम अपने आप सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये कौन सी चिंगारी है। आपका कुछ नहीं होना। क्यों? पूरे गांव को तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, पूरे देश को तो हथकड़ी पहना नहीं सकते, और आपने कोई चोरी किया है, कोई क्राइम किया है? आपने कुछ नहीं किया। आपने एक मांग रखी है। वो मांग क्या रखी हमने कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक 2024 तक, इन 77 सालों में जितने भी पैसे हमारे देश के स्विस बैंक में जमा हैं, उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित की जाए, बस। और जैसे ही 10,000 सीएम के पास, एमएलए के पास, सांसद के पास पहुंचेगा आपके पोस्ट कार्ड में, उनकी जवाबदेही बन जाएगी जनता को जवाब देना। इन चोरों को इन्हीं के लठ से मारो। डाक खाना हर जगह, पोस्ट कार्ड बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। 5 रुपए लगाइए, 10 पोस्ट कार्ड मिल जाएगा, ले आइए। चलो एक आदमी 10 नहीं लिख सकता, आप लेके आइए। आपके परिवार में मान लो 5 आदमी हैं, पांचों 5 जगह लिख दे, काम बट गया। आप यकीन तो करके देखिए। और जब ये लेटर जाना शुरू हो जाएगा ना, तो ये आप भूल जाइए कि सरकार का कोई दायित्व नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि सरकार के पास इतने सारे लेटर आते हैं, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? अरे नहीं, यही तो भूल है आपकी। आपका ये जो पत्र जाएगा, ये उनके गले की हड्डी बनेगी, हड्डी, और उनकी मजबूरी बन जाएगी आपकी बात को सुनना। हमारे देश के किसानों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें बहुत कुछ सिखा दिया कि हमारे में कितनी ताकत है। हमारे वीर किसान 700-750 की शहादत तो जरूर हुई, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा संदेश दे दिया। और हमारे देश के जवान और किसान जब तक है तभी तक हम आप चैन की नींद सो रहे हैं और भर पेट भोजन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश की सरकारें जो हैं, हमारे किसानों को कमजोर कर दिया और हमारे नौजवान सैनिकों को भी कमजोर कर दिया, अलग अलग तरीके से फंसा फंसा के। अगर आप इस पोस्ट कार्ड मुहिम को तेज कर देते हैं मेरे दोस्तों, आप यकीन मानिए सरकार के ऊपर इतना दबाव आ जाएगा कि वो मजबूरी में उसको चिल्लाना पड़ेगा कि स्विस बैंक का काला धन के लिए बहस छेड़ना पड़ेगा। और जब बहस छेड़े संसद भवन में, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है। अपने घर पे टीवी लगा लीजिए, मोबाइल में लाइव देखिए, आजकल लाइव होता है, देखिए कितने सांसद उसका विरोध करते, और उसमें सिर्फ आप अपने वाले सांसद पे निगाह रखिए कि हमारा वाला सांसद चोर है कि ईमानदार है।
आप अपने वाले सांसद को देखना शुरू कीजिए, वो उसके फेवर में होता है या दूसरी तरफ होता है। अगर वो चोर होगा, विरोध करे, तो समझ लो कि स्केप खाता है स्विस बैंक में, और ऐसे आदमी को अगले इलेक्शन में वोट नहीं देना है। और अगर ईमानदार होगा तो आपकी आवाज उठा के कहेगा कि हाँ भाई, ये पैसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित की जाए, ऐसा कानून बने। और अगर नेता चुप हो गए, बोले नहीं कि देश देख रहा है, देश देख रहा है, तो ये कानून निर्विरोध जारी हो जाएगा, पास हो जाएगा संसद में। हालांकि बाद में बेशक अफरा तफरी मच जाए, अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में लग जाए, लेकिन अगर एक बार यकीन मानिए पास हो गया, तो स्विस बैंक की मजबूरी बनेगी कि राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में आनी चाहिए, और वो जैसे ये कानून पास होगा, क्लेम होगा, उसी टाइम आपके पैसे इंडिया ट्रांसफर। अब आप सोचिए, आज जितना पैसे हमारे स्विस बैंक में जमा है, लगभग 30,00,000 करोड़। लेकिन अगर अब मान लें, जो डाटा आप शो कर रहा है कि 9,700 समथिंग का, 753 करोड़ का, तो इसमें अगर आप 95 का गुणा कर देंगे तो भी इतना ही जाएगा, लगभग 30 का। और अगर जो 30,000 था उसको 95 करेंगे तो 270,000 करोड़ होगा। और आपके देश के ऊपर कर्जा कितना है? 205,00,000 करोड़। यानी 5% में पूरे विश्व का कर्जा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, एक झटके में साफ। जो लोग मर रहे हैं बैंक के दलदल में फंसे हुए, कर्ज के चक्कर में फंसे हुए, ये डेटा कहता है, सभी बैंकों का डेटा अगर इंक्लूड कर लें तो 255 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में सभी व्यक्तियों के ऊपर कुल मिलाकर के कर्जा है, सभी बैंकों का। अब 2% भी आपका रुपया नहीं निकलता, वो काला धन जो है, 2 से 3% में पूरे इंडिया के लोगों का कर्जा खत्म होता है। और हमारे देश में जितनी कंपनियां आई हैं, ये विदेशी, सारी कंपनियां भागेंगी। अपने देश में अपना इक्विपमेंट लगाइए, अपना कारखाना लगाइए, और हमारा देश सोने की चिड़िया। आज अगर काला धन आ जाए, उसका इस्तेमाल हो जाए, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के पहले हमारा देश सोने की चिड़िया दोबारा हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें आपको जागना पड़ेगा, कमान हाथ में लेना पड़ेगा, ईवीएम की सरकार से दूर होना पड़ेगा, बगावत के सुर हमें उठाने पड़ेंगे। लेकिन वो बगावत के सुर कलम से उठेगी, किसी लड़ाई झगड़े से नहीं। हमें किसी नेता का विरोध नहीं करना है, किसी नेता के पक्ष में नहीं जाना है। ठीक है, नेता है, उनका काम है, वोट मांगने आएंगे, हाँ जी हम देंगे, हमारी ये चीजें हैं, हमने ये लेटर दिया था। इस पर आपने क्या संज्ञान लिया? और अगर जब गांव का गांव ये चीज लिख के देना शुरू कर देगा ना पोस्ट कार्ड के ऊपर, तो यकीन मानिए नेता इतना चोर हो जाएगा आपको कि अगर वो इस चीज को उठाएगा तो आपके एरिया में वोट मांगने आएगा, और अगर इस चीज को मुद्दा ही नहीं उठाएगा वो, तो आपका चोर रहेगा वो। उसको ये डर रहेगा कि मैं जाऊंगा फला जगह को, लोग बोल देंगे कि हमने ये लेटर दिया था, क्या किया, क्या जवाब है हमारे पास। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप 5 रुपए देश के लिए खर्चा कीजिए बस, और ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर 5 रुपए में देश हमारा कर्ज मुक्त हो सकता है, देश सोने की चिड़िया हो सकता है, देश खुशहाल हो सकता है, समृद्धि हो सकती है, उपनिवेश मुक्त हो सकता है, तो हम किसी के तल्ले क्यों चाटे? क्यों हम अमेरिका के अधीन रहें? क्यों हम ब्रिटेन के अधीन रहें?
क्यों हम आरबीआई के अधीन रहे और क्यों हम बैंकों के अधीन रहे अपनी जान देने के लिए? क्या हम 5 रुपए नहीं निकाल सकते? अगर आप 5 रुपए देश के नाम पे नहीं कर सकते तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि हमारे देश जो है, भारत माता न वीर विहीन है, न बाझन है, और न ही हमारी भारत माता भिखारन है। समय समय पे भारत माता ने बहुत बड़े बड़े वीर सपूतों को जन्म दिया है और उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए अपने आखिरी सांस और शरीर की एक एक बूंद लहू को बहाया और हम उन्हीं के वंशज हैं। आप ऋषि मुनियों से भी देख के सीख सकते हैं। आप जिस भी धर्म में रहते हैं उस धर्म में भी आप पढ़ के देख सकते हैं कि देश को सर्वोपरि माना गया। और अगर आप 5 रुपए नहीं खर्चा कर पाते तो आप यूक्रेन और रसिया के बाद आपका ही नंबर है। भागना है भाग लो, कहां भागोगे? आपके पास रास्ता नहीं है। हमने कोई किसी से ठगी नहीं करनी, हमने किसी से कुछ अनलीगल एक्टिविटीज के तहत हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो देश के संसद भवन से सिर्फ मांग कर रहे हैं कि ये कानून बने। सिर्फ 2 कानून बन जाए हमारे देश में, हमारा देश खुशहाल हो जाए, सोने की चिड़िया दोबारा बन जाए। पहला 1947 से लेके आज तक जितनी भी लूट खसोट घोटाले हुए हैं वो सारी की सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर हो जाए। दूसरा, भविष्य में जिसने भी कोई घोटाला करे या किया उसको 3 से 6 महीने के अंदर फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखें। नो एर्गुमेंट, नो बहस। आगे देखिए आप ईमानदारी कैसे आती है। लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, जाग नहीं सकते। जिसने भी इस खेल के पीछे थोड़ी सी चिंगारी लगाने की कोशिश की उसको इस धरती से उठा लिया गया। और विडंबना यह है कि रहस्यमयी तरीके से इतिहास गवाह है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजू भाई दीक्षित हो, जो भी बोला, जिसने भी ये चिंगारी लगाने का प्रयास किया उसे या तो चुप करा दिया गया, और अगर वो नहीं माना अन्ना हजारे और बाबा हरामदेव के जैसे नहीं माना तो वो दुनिया में फिर नहीं मिला और रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत होती है दोस्तों। लेकिन मरना तो है ही। क्या हुआ? जो 10 साल बाद मरना है 10 साल पहले मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना हम झुकेंगे, ना हम टूटेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम बिखरेंगे। आवाज ऐसे उठाते रहेंगे। क्या होगा? सरकार ज्यादा से ज्यादा जेल कर देगी। कितने दिन जेल में रख लेगी? देश के क्रांतिकारी भी जेल गए थे, हालांकि हमने कोई क्राइम नहीं किया है कि उस क्राइम के तहत हमें जेल में डाल देंगे। हम तो सिर्फ अपनी एक फरियाद ले रहे हैं, मांग रख रहे हैं, और जो हम अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश में ये 2 कानून
बने, इसके लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी तरफ से ये पहल की जा चुकी है। हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता सदस्यगण पोस्ट कार्ड मुहिम छेड़ दी है। हमारे किसान मजदूर जागृति मंच ने यह मुहिम छेड़ दी। और मैं जिस पार्टी से हूं, विश्व शक्ति पार्टी, वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ धीरे धीरे इस मुहिम में जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और आप लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। आप, ये जरूरी नहीं कि आपने ये चीज, अगर ये पोस्ट कार्ड मुहिम को छेड़ दिया तो आप हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के आप हिस्सा हैं। आप जिस भी पार्टी में हैं उसको हमें कोई लेना देना नहीं। हम आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस पार्टी को छोड़ के हमारे पार्टी में आइए। हम आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी की पदवी को छोड़ दीजिए। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहे हैं कि देश के लिए आप एक पत्र जरूर लिखेंगे, पोस्ट कार्ड। और पोस्ट कार्ड से सस्ता कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है, और अगर है तो वो इतना कारगर नहीं है। आजकल व्हाट्सएप, ईमेल है, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज को नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेताओं का जो नंबर होता है वो बड़े गुप्त होता है, खास खास व्यक्तियों के पास होता है। जो नेट पे उनके नंबर मिलते हैं वो अक्सर लैंडलाइन नंबर मिला करते हैं। और जिसके पास उनके व्हाट्सएप नंबर हैं वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वो देखेंगे तब ना, क्योंकि तो उनको चुन के आपने राजा बना दिया, अपनी मर्जी के मालिक होंगे वो। जब उनकी इच्छा होगी तो आपका व्हाट्सएप देखेंगे, जब नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। हाँ, दूसरा कारगर ये किए है जो निःशुल्क है, वो है मेल। आप ईमेल भी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का मेल आईडी आपको आराम से मिल जाएगा। वित्त मंत्री के ऑफिस के कार्यालय का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। डीएम की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल से भी भेजिए। अगर आप 5 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे हैं, या आप जो है ये सोच रहे हैं कि यार दूर पड़ जाता है डाक खाने जाना आना, तो आप अपनी मेल आईडी पे भी उनको भेज सकते हैं। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए। मेल पे ये भी सुविधा उपलब्ध है कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, ये भेजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि छोटी सी छोटी रिकॉर्डिंग हो, यानी 14-15 MB की आप रिकॉर्डिंग कीजिए, उसमें अपनी ये मांग रख दीजिए। 3 मांग रखनी है। राष्ट्र की संपत्ति 15 अगस्त 1947 से लेके अब तक जितने भी घोटाले के रूप में लूटपाट के पैसे हमारे स्विस बैंक में जमा है, वह सब के सब राष्ट्र की संपत्ति घोषित की जाए। दूसरा, भविष्य में जो भी व्यक्ति घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार, इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त पाया जाता है, उसे 3 से 6 महीने में फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, कानून बनाए। और तीसरी, आप एक और मांग रखें कि हमारे देश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ताकि ये सरकारें गौ हत्या का हलाला मांस न बेच सके। और गौओं की रक्षा अगर होती है तो हमारी आपकी रक्षा ईश्वर जरूर करेगा। और यकीन मानिए, अगर हम इस मुहिम को तेज कर दें तो आप देखिए कैसे हमारा देश सोने की चिड़िया बनता है और कैसे हम सभी के सभी कर्ज मुक्त होते हैं। किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग होते नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक
आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक जज्बाए हिंद नामक एक बुक्स है, उसमें लिखा है जमी का रुख मोड़ देंगे, आसमां का रुख मोड़ देंगे, और हम ही हैं वो जो हवाओं का रुख मोड़ देंगे। हम लोग वही हैं जो हर चीज का रुख मोड़ सकते हैं, और हम ही वो लोग हैं जिसको चाहा उसको आसमां पे बिठाया, और जिसको चाहा उसको धरातल पे धूल मिट्टी भी चटाया। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये हमारी सरकारों के पास तक जरूर पहुंचे कि जनता की ये मांग है, जनता इस चीज को मांग रही है, जनता चुप बैठने वालों में नहीं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे द्वारा लाइव में अगर किसी तरीके से कुछ गलत मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं। कोशिश तो हमारी ये रहती है कि हम बेशक आवेश में रहें, जुनून में रहें, लेकिन हमारे मुंह से गलत अल्फाज न निकले। फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, इसके लिए आप सभी से क्षमा के साथ साथ तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशेष तौर पे हमारे शैली भाई हैं, बलवंत शैली जी, इनका आभार व्यक्त करते हैं। राम विनय पांडे जी दिल्ली से हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम।